ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। एक बार फिर हो जाए। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा न्यू चैप्टर, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसमें टोटल 4 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है उसे हमने कवर कर लिया है। और आज वैसे मैं आपको बता दूं कि जो न्यू एनसीईआरटी है उस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन में अब टोटल 3 ही चैप्टर है। जो एनसीईआरटी ने उसने एक चैप्टर को रिमूव कर दिया है, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को रिमूव कर दिया है। बट फिर भी मैंने आप लोग को इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि उसे रिमूव तो कर दिया गया है बट उसे लेटेस्ट रिमूव किया गया है। सो हो सकता है कि नीट 2024 में या फिर बोर्ड 2024 में से क्वेश्चन हो सकता है इक्का दुक्का पूछ दे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछ दे। ठीक है, सो उस लेक्चर को भी, जो चैप्टर का जो लेक्चर्स है उसको भी आप लोग अच्छे से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही बेसिक है, जिसका रिलेशन तीनों ही चैप्टर से है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या फिर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो। तीनों चैप्टर से लिंक्ड वो चैप्टर है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई चैप्टर हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये है कि उसमें नीट 2025 में चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, उसमें उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अभी जो 24 में है उसमें हो सकता है कि इक्का दुक्का या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो उस लेक्चर को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद हमने जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अच्छे से पढ़ा दिया हुआ था, जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया गया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया गया था, फर्टिलाइजेशन पढ़ाया गया था, इम्प्लांटेशन पढ़ाया गया था, प्रेगनेंसी पढ़ाया गया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाया गया था, पार्चुरेशन पढ़ाया गया था, और साथ ही साथ लैक्टेशन को पढ़ाते हुए हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से उस चैप्टर को हमने फिनिश किया था। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हमारा न्यू चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब देखिए, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर है, याद रखिएगा, ये चैप्टर ना तो सिर्फ 11th वालों के लिए, ना तो ओनली सिर्फ ये 12th वालों के लिए या फिर नीट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही मत इसको समझिएगा, ये चाहे वो 12th का हो या 11th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 12th पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो नहीं पढ़ते हो, अनमैरिड कपल हो, मैरिड कपल हो, हर एक पर्सन के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मेनली सेक्स एजुकेशन पे आधारित है। क्योंकि कभी ना कभी सभी की शादी होनी है, तो सभी के साथ वो सिनेरियो होना है, तो सभी को उस चीज के बारे में, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हमारा अपना आज का जो चैप्टर है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, एक मिनट।
वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए, तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोलिंग मेथड। अब देखिए, बर्थ कंट्रोल की नीड क्यों हुई? आपने देखा होगा, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो देहाती एरिया होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे आधे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, एकदम मिट्टी बालू में खेल रहे हैं, किसी चीज की फिक्र नहीं है। उन वैसे वैसे लोगों को आप देखते होंगे कि उनके घर में उनके 4-4 बेटे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जो इस दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा करना ही बड़ी बात नहीं है, उसका पालन पोषण उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं ना, हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। जितना परिवार छोटा होता है उतना ही ज्यादा वो सुखी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सभी एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में किसी के 2 बच्चे हैं, तो वो जो पर्सन होगा वो अपने बच्चों के बारे में प्रॉपर नॉलेज रख पाएगा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बट वहीं जिनके 5-5 हो, 6-6 हो, 7-7 हो, 8-8 हो, उनको क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, वो प्रॉपर उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या फिर उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस चीज के लिए भी बर्थ कंट्रोलिंग मेथड की नीड हुई, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव की, उसी के अंदर जो आता है कॉन्ट्रासेप्टिव, इसकी वाई कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड ही क्यों हुई? देखिए, ये तो बात होगी ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग होते हैं, बट ये क्षेत्र पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, हो सकता है वो शहर में भी हो सकते हैं वो जो गांव के इलाके हो उसमें भी हो, ठीक है। तो जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, उनमें आप देखोगे कि जब उनकी शादी होती है ना, तो उसके बाद उनमें ये मेंटेलिटी हो जाती है कि अभी जो हमारी शादी हुई है तो हम अपने मैरिड लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, पहले सेटल हो जाए, उसके बाद आराम से बेबी प्लान करेंगे, ठीक है। सो उसी चीज के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जरूरी है और आप लोग के लिए भी यह जानना जरूरी है। तो चलिए हम चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो देखिए, they are the devices which prevents pregnancy without interfering in the reproductive health of the individual in any way। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? एक टेक्निक है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जाता है विदाउट इंटरफेयरिंग, यानी कि साथ ही साथ उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बिना इंटरफियर किए हुए, यानी कि इनके मदद से ऐसे किया जाता है कि प्रेगनेंसी भी रुके, यानी कि बेबी प्लान भी अभी ना हो, और साथ ही साथ उनका चाहे वो मेल या फिर फीमेल जो भी हो, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब जो कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि जो कुछ अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वो जो होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं? यूजर फ्रेंडली। अब यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? यानी कि कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज, यानी कि वो बिल्कुल एकदम आराम से सभी लोग उसका यूज भी कर सकते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होता है, और इजी टू यूज यानी कि उसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, नो साइड इफेक्ट, उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तीसरा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। देखिए, जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 11-12 में कहीं कभी भी, जैसे मान लीजिए कोई एक है ए और बी, ठीक है, ए और बी से बना प्रोडक्ट क्या? सी और डी, ठीक है, ये तो बन गया, तो इससे ये बन गया। वहीं यदि सी और डी से यदि ए भी बन जाए, इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिवर्सिबल। सेम वैसे ही इसका मतलब भी यहाँ पे क्या हुआ कि यानी कि कोई फीमेल या कोई मेल, यानी कि वो कपल जो है, वो कपल अभी नहीं चाह रहे थे कि हमें बेबी हो, तो उन्होंने क्या किया था? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया था। अब जब उन्होंने आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया, जब उन्होंने अच्छे से मैरिड लाइफ को एंजॉय कर लिया, जब उनके मैरिज किए हुए
तीन साल 4 साल 5 साल हो गए, तो अब उन लोगों ने सोचा कि हम बेबी प्लान करते हैं। सो वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि उसके बाद वो कंसीव कर सकती है, यानी कि उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। नेक्स्ट, कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कंप्लीटली अगेंस्ट है, यानी कि होता है ना कि जो जैसे आइडियल है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनमें क्या होता है कि फेलियर चांसेस कम होता है, यानी कि वो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जिनका यूज करके फॉर श्योर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ 100% सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। लो कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है वो भी एकदम लो होता है। अब अब मान लीजिए ये लो कॉस्ट होना भी चाहिए। अब मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत अच्छे नहीं है, तो उनको भी क्या होगी, आसानी होगी थोड़ी सी, क्योंकि अब कोई मैरिड कपल है तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कंटिन्यू उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है यदि उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उनका कॉस्ट जो है वो लो होना चाहिए, जिससे कि वो बार बार उस चीज का यूज कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ इजीली अवेलेबल, यानी कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पीडीएफ, चलिए हाँ, उसके बाद अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, अब यहां तक तो इतना बता दिया। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अब बताइए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, सभी पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए जो उसके मेथड्स होते हैं, एक तो होता है नेचुरल मेथड होता है। क्या होता है? एक तो नेचुरल मेथड होता है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है नेचुरल मेथड है, जैसे मान लीजिए कोई आप नेचुरल चीज खाते होंगे तो उनमें क्या होता है, याद रखिए नेचुरल चीज में साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ ही साथ जो नेचुरल चीजें होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। लाइट प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोग आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स जो होते हैं, उन नेचुरल मेथड में क्या होता है कि साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, और साथ ही साथ उसको हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं, और जिसमें बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा नेचुरल मेथड। ठीक है, दूसरा है बैरियर, यानी कि बाधा, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कॉन्डोम्स हो गए, फेमिडोम्स हो गए, वाल्व्स हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसी में बैरियर मेथड में। ठीक है, तीसरा है हमारा आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस, और डिवाइसेस मतलब यंत्र, यानी कि कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिसको यूट्रस में इंसर्ट करके हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। सभी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल मतलब माउथ, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जिसके कारण प्रेगनेंसी ना हो, तो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन एंड देन सर्जिकल मेथड्स भी कुछ होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये जो हमारा सेक्स एजुकेशन वाला बेसिकली हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाला, ऑलमोस्ट 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। सो आप दोनों को ही अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। याद रहे अभी अभी मैंने बोला है ये कपल के लिए, हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब इसमें नीट की बात करें तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता है।
अब 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 8 से 12 नंबर। नीट में एक नंबर से रैंक कहाँ चली जाती है, और इसमें टोटल 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस चैप्टर को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, डोंट वरी, एकदम मैं घोल के पिला दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। अब ये तो रही नीट की बात। यदि बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछता है, तो वो यही पूछता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स को एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि इन्हीं सब का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है 5 नंबर में, यानी कि 1.5 से 2 पेज में, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पर्पज से, चाहे नीट हो, बोर्ड हो, या फिर हमारे लाइफ का पर्पस हो, ठीक है। तो ये हो, अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा नेचुरल मेथड, ठीक है। अब देखिए नेचुरल मेथड किसको बोलेंगे। देयर आर द मेथड्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल मेथड है तो नेचुरल मेथड में किसी भी डिवाइस की नीड ही नहीं होगी, ठीक है। और तो ये जो नेचुरल मेथड है इसमें किसी भी डिवाइस की नीड ही नहीं होगी, या फिर किसी भी मेडिसिन की नीड नहीं होगी, या फिर किसी भी सर्जिकल थिंग की नीड नहीं होगी, ठीक। तो वो होता है नेचुरल मेथड। मैंने पहले बताया हुआ है, जो डॉक्टर्स होते हैं विथ ऐसे लिखते हैं, सो याद रखिएगा सी के ऊपर में ऐसे लाइन टाइप का, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है with the help of this method no side effect occur in the body because not using devices medicines hormones etc। यानी कि जब हम किसी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम किसी मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे हैं, जब किसी हार्मोन का यूज नहीं किया जाता है, तब उसका जो बॉडी है, जो भी मेल या फिर फीमेल है, उसके बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि नेचुरल मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अब इसके टाइप्स, यानी कि नेचुरल मेथड में भी क्या क्या आती है, कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला इसमें एक जो है वो आता है सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, ठीक है, सेफ पीरियड, या फिर इसी को बोलते हैं रिदम मेथड। क्या बोलते हैं, रिदम मेथड, ठीक है। सेफ पीरियड या फिर रिदम मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। क्या बोलते हैं, पीरियडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा जो मेथड है उस मेथड का नाम है विथड्रॉल मेथड, ठीक है, विथड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड। और जो लास्ट मेथड है तीसरा, उसका नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या नाम है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। अब एकदम श्रीमद् भगवत गीता के जैसे इसको सुन लीजिए, ठीक है, कथा के जैसे इसको सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही अच्छी चीज नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों के बारे में होता क्या है। पहला है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब क्या होता है, याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि एक चीज मैंने बताया हुआ था, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है, उस फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो है 30 डेज का। कोई फीमेल है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 डेज का। ओवुलेशन डे का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है इसका, 30 डेज का, उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए, यानी कि क्या होगा, 16th डे। यानी कि 16th डे पे उस फीमेल का ओवुलेशन होगा, उस फीमेल के बॉडी में ओवुलेशन होगा 16th डे पे। अब देखिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो पीरियड होती है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मिस भी हो जाता है। वाई मिस हो जाता है, क्योंकि क्या इसीलिए बोला जाता है फीमेल्स को स्ट्रेस वगैरह नहीं लेने के लिए। जब कोई फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, टेंशन में होती है, तो उसके कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मिस हो जाता है, और बहुतों को लगता है कहीं हम
प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा, यदि आपको कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, ये सिर्फ फीमेल की बात कर रहा हूं, मेल में नहीं होता है। ठीक है, यदि किसी फीमेल को कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो इसका मतलब ये नहीं क्या वो प्रेग्नेंट ही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके स्ट्रेस टेंशन वगैरह कारण उसका जो पीरियड है उस मंथ का वो मिस हो गया है। ठीक है, तो अब कभी कभार क्या होता है, एक दो दिन इधर उधर भी जो ओवुलेशन है ये हो सकता है। तो मान लिया मैंने इसको कि ये 13th डे पे भी हो गया। ठीक है, 13th डे, ठीक है, 13th डे टू 2 दिन उधर आप मान लीजिए 17, 18, 18th डे। और जब ओवुलेशन होता है तो याद कीजिए मैंने बताया हुआ था जो ओवम होता है, जब वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है तब उसका लाइफ स्पैन 24 आवर्स का होता है, यानी कि 24 घंटे तक वो स्पर्म का वेट करता है। याद कीजिए मैंने बताया हुआ है जो स्पर्म होता है वो मेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, वो मेल का जो स्पर्म होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत हफ्ते तक, मैनी वीक्स तक उसमें रह सकता है, लेकिन स्पर्म शरीर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर ओनली 48 to 72 आवर्स तक ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि 2 से 3 दिन तक। ठीक है, बट जो ओवम होता है ना, वो ओवम सिर्फ 24 आवर्स तक वो वेट करती है। वैसे भी क्या होता है, जो एटीट्यूड होता है ना, गर्ल्स में देखते होगे बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, बहुत ज्यादा वेट नहीं करती है। ठीक है, हम लड़के हैं वेट कर लेंगे, तो लड़के का स्पर्म है थोड़ा ज्यादा वेट कर लेता है, वो 2 दिन 3 दिन तक भी वेट कर लेता है। लड़की एटीट्यूड वाली है, 24 घंटे से ज्यादा वेट नहीं कर पाती, यानी कि फीमेल का जो गैमीट होता है ओवम, जो 24 आवर्स से ज्यादा वेट नहीं करती है। तो मान लीजिए कि 2 दिन उधर उसका क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, फिर आप मान लीजिए 3 दिन। ठीक है, यानी कि 16 से 19, और एक दिन तो हो सकता है, एक दिन जब मान लीजिए कि 19वें दिन पे जो ओवुलेशन हुआ, ठीक है, तो एक दिन तो वो वेट करेगी ना स्पर्म का, तो आप 20th मान लीजिए। ठीक है, यानी कि 1 वीक का जो ड्यूरेशन होता है ना, यही होता है फर्टाइल पीरियड, यही होता है फर्टाइल पीरियड। ठीक है, क्या होता है ये फर्टाइल पीरियड, यानी कि इसी फर्टाइल पीरियड में यदि किसी को कंसीव करना हो, यानी किसी को प्रेग्नेंट होना हो, तो इन्हीं पीरियड में क्या है, उनको फर्टिलाइजेशन करना, यानी कि आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना कंपलसरी हो जाता है, जरूरी होता है। ये सभी डॉक्टर्स इसको उन कपल को एडवाइस भी करते हैं। ठीक है, बट जिनको कंसीव नहीं करना हो, जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना हो, और जिनको नेचुरल मेथड का यूज करना हो, उनको बोला जाता है कि एटलीस्ट 1 हफ्ते कंट्रोल कर लीजिए और 1 हफ्ते आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मत कीजिए, यदि आप किसी डिवाइस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत बुक्स में जो दिया हुआ रहेगा, जो फर्टाइल पीरियड होता है वो 10th to 17th डे। ठीक है, अब बोलोगे सर आप तो बोले हुए हैं कि ये 13वें से 20वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और बुक में लिखा हुआ है 10वें से 17वें दिन, ये कैसे हुआ? तो भैया देख लो, मैंने एग्जाम्पल लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का, और बुक जो एग्जाम्पल लेता है वो हमेशा एग्जाम्पल लेता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28, यानी कि 28 दिन का, क्योंकि फीमेल में जो जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 28 to 29 डेज होता है। ठीक है, सो ये जो 1 वीक होता है, ये 1 वीक होता है फर्टाइल पीरियड। इसी फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स नहीं करनी चाहिए। इससे पहले का डे और इससे बाद का डे, इसी को बोलते हैं सेफेस्ट पीरियड, इसी को बोलते हैं सेफेस्ट पीरियड, यानी कि 1st से लेकर के 12 इस केस में, और 21st से लेकर के 30th, ये जो दिन होता है, ये वाला जो दिन होता है, इसी को बोलते हैं सेफ पीरियड। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट ना हो और आप किसी एक्सटर्नल चीज जैसे किसी मेडिसिन का, कॉन्डोम, फेमिडोम्स, इस चीज का यूज ना करें, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग
आप सिर्फ 1 वीक जो है वो 1 वीक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मत कीजिए। उसके बाद आप यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यदि मेल का स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। सो इसी और इसी वाले को बोला जाता है सेफेस्ट पीरियड, या फिर उसी को बोलते हैं क्या, रिदम मेथड या फिर पीरियडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा है विड्रॉल मेथड। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई हफ्सी है, ठीक है, एकदम कोई पूरा रोमांटिक है। अब वो उसको क्या है कि वो नहीं चाहता कि हम उतना दिन वो 1 हफ्ते कंट्रोल कर पाए, तो उसके लिए भी एक मेथड है। वो क्या मेथड है? वो ये मेथड है विड्रॉल मेथड। यानी कि जब वो फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है तो उस टाइम जैसे ही मेल का स्पर्म रिलीज होने वाला होता है, तुरंत वो अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर कर ले। इसी मेथड को बोलते हैं विड्रॉल मेथड। बट याद रखिएगा, इसका फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ये फेल हो जाता है? क्योंकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है उस टाइम हमारा ब्रेन पे उतना कंट्रोल नहीं हो पाता कि हम क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अपने पेनिस को बाहर कर लें, ठीक है। सो इसका फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट मैंने मेथड आपको बता दिया। तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब उसका बच्चा हो जाता है, डिलीवरी जब हो जाती है, तो उस डिलीवरी के बाद फीमेल में 3 से लेकर के 6 महीने तक, या फिर बोल सकते हो 4 से लेकर के 6 महीने तक, ठीक है, वो फीमेल पे डिपेंड करता है। अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइम हो सकता है। तो वो जो टाइम होता है, जिस टाइम में फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, यानी कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता है। सो उस टाइम भी यदि मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो यदि स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता भी है तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये 3 है नेचुरल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव के। इसके बारे में भी एक बार लाइन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सेफेस्ट मेथड यानी कि रिदम मेथड, जिसको बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। अब इसमें देखिए, ओवुलेशन अकर्स रफली अबाउट द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मैंने बताया कि जो ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में होता है अप्रॉक्स। फर्टिलिटी पीरियड व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर इज अप टू 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। यानी कि ओवुलेशन के 24 घंटे के बाद तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि वो जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में 24 आवर्स तक वेट करती है स्पर्म का, ठीक। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल बी नेचुरली प्रिवेंट कंट्रासेप्शन। यानी कि जो फर्टाइल पीरियड था, जो 1 हफ्ते का फर्टाइल पीरियड था, उस टाइम यदि आप सेक्स को अवॉइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, नेचुरली प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी का जो चांस है वो होगा ही नहीं, ठीक। नाउ ओवुलेशन पीरियड कैन बी नोन एज द बेसल बॉडी टेम्परेचर राइजेस बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग ओवुलेशन। यानी कि फीमेल के बॉडी में जब ओवुलेशन हो रहा होता है तब फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई हो जाता है। 1 डिग्री F मीन्स फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। पीरियड प्रायर टू ओवुलेशन इज सेफ। ओवुलेशन से पहले का जो पीरियड होता है वो सेफ होता है, साथ ही साथ ओवुलेशन के बाद वाला भी जो पीरियड होता है वो भी सेफ होता है। इट इज हाउएवर ऑलवेज बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम डे 10th to 17th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखे, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने लिया है 28 डेज का साइकिल, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें से 17वें दिन में सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। यदि उससे पहले भी यदि 10वें दिन से पहले यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स और स्पर्म फीमेल के अंदर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 17वें दिन के बाद भी यदि स्पर्म फीमेल के अंदर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस वो 1 हफ्ते का जो पीरियड होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है, जिसमें कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट मेथड, विड्रॉल मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोइटस इंटरप्टस। कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्टस मतलब बीच में कोई गड़बड़ी, बीच में कोई आता ना कि कहते हैं ना कि कोई बीच में किसी काम के बीच में ये अर्जाल या कुछ बन गया इस टाइप का, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, मेल का जो पीनिस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर रहा है, अप डाउन, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड हो रहा है। अब उसी टाइम में जैसे ही मेल के पेनिस से स्पर्म रिलीज होने वाला होता है, यानी कि सीमेन रिलीज होने वाला होता है, वो उसको बाहर कर ले, तो उसी में क्या हो जाता है, कोइटस में इंटरप्टस हो जाता है। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। देखिए लाइन भी वही कह रहा है, द मेथड इज बेस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ पेनिस, ठीक है। यानी कि इसमें क्या 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 कर लिया जाता है, इस मेथड में पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है, जैसे ही मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना में जा रहा होता है, यानी कि जाने वाला होता है, उससे पहले ही पेनिस को विड्रॉ यानी कि बाहर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मेथड हैज अ हाई फेल्यूर रेट ड्यू टू दो बार लिखा गया है, ड्यू टू प्री इजैकुलेटरी स्पर्म फ्रॉम पेनिस और फेल्यूर टू विड्रॉल पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। यानी कि वही बात कह रहा है कि इसमें क्या होता है, हाँ, कि इसमें क्या होता है, उस पर्सन का, मेल का अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, और जब तक वो अपने पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर करेगा, उसका कुछ अमाउंट जो होता है सीमेन का, वो फीमेल के बॉडी के अंदर में गिर जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो कोइटस इंटरप्टस मेथड है, ये जो विड्रॉल मेथड है, इसमें फेल्योर रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक पार्चुरेशन के बाद, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद देयर इज अ फेज ऑफ एमेनोरिया और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया किसको बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बच्चे की डिलीवरी के जस्ट बाद एक फेज आता है, जिस फेज में क्या होता है, यानी कि जब फीमेल बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, एब्सेंस होता है, उसी को बोलते हैं एमेनोरिया। इसीलिए इस मेथड का नाम दे दिया गया लैक्टेशनल एमेनोरिया। इट इज ऑल्सो द फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। यानी कि इसी फेज में क्या होता है, फीमेल के शरीर में बहुत ज्यादा दूध का निर्माण भी होता है, जिससे कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिससे कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर ढंग से दूध पिलाती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा जितना ज्यादा दूध पीता है, उतनी ही ज्यादा प्रेगनेंसी की चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो दूध पिएगा, उतना ज़्यादा टाइम तक फीमेल के बॉडी में दूध बनेगा, और जितना ज़्यादा दिन तक दूध बनेगा, उतना ज़्यादा दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवम रिलीज नहीं होगा। जब ओवम ही रिलीज नहीं होगा, जब ओवम बनेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन क्या खाक होगा, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है। दिस मेथड इज हाउएवर इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 मंथ, यानी कि ये जो मेथड होता है, ये मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए होता है, मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 3 महीने के लिए भी हो सकता है, 4 महीने के लिए भी, 5 महीने के लिए भी, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो फीमेल होती है, सभी बॉडी में अलग अलग होता है, सभी के बॉडी में कोई फीमेल 3 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि उनके जो स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होता है, उसमें 3 महीने तक मिल्क का फॉर्मेशन होता है, किसी में 4 महीने तक होता है, किसी में 5 महीने तक होता है, तो सभी में उसका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। ड्यूरिंग लैक्टेशन मोर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजेस विच इनहिबिट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन LH और FSH, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशन। यानी कि ये बोल रहा है कि जब लैक्टेशन हो रहा होता है, जब फीमेल के शरीर में दूध बन रहा होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को इनहिबिट करता है। गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन से, जैसे कि LH और FSH, इनको इनहिबिट करता है, जिसके कारण वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है
वो नहीं होता है लैक्टेशन के दौरान। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर मेथड। पहला था कौन सा मेथड? पहला था हमारा नेचुरल मेथड। अब दूसरा क्या है? बैरियर मेथड। बैरियर, बाधा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में कोई ना कोई बाधा होगी, ठीक है। तो दे आर मैकेनिकल डिवाइसेस विच प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना एंड देयर पैसेज इनटू यूट्रस। यानी कि ये क्या होता है? इसमें मैकेनिकल डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसके कारण फीमेल के वेजाइना में डिपोजिशन स्पर्म का नहीं हो पाता है, जिससे कि वो यूट्रस तक भी, यूट्रस के रास्ते भी आगे तक नहीं जा पाता है। वही उसी मेथड को बोलते हैं बैरियर मेथड। फर्दर दे आर सेल्फ इंसर्टेड बाय द यूजर इन कॉम्प्लेक्स प्राइवेसी। यानी कि ये जो डिवाइस होता है ना, ये मेल या फिर फीमेल खुद से ही यूज कर सकता है। इसी के लिए किसी और पर्सन की नीड या फिर डॉक्टर की या फिर किसी कंपाउंडर, नर्स, किसी की भी नीड नहीं होती है। ये वो मेल या फिर फीमेल खुद से कर सकते हैं अपने बॉडी में इंसर्ट, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स प्राइवेसी। कॉम्प्लेक्स प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? कि वो एक अपने प्राइवेट एरिया में, ऐसा नहीं कि कहीं ओपन में जा करके उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो अपने प्राइवेसी एरिया में जाकर क्या करेंगे? ऑब्वियस है कि अपने बॉडी में उसको इंसर्ट करेंगे। अब इसमें कुछ कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे जो पहला है, सबसे मेन है, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है, दैट इज कॉन्डम, ठीक है। क्या होता है? कॉन्डम। It is a tubular latex sheath which is rolled over the male copulatory organ, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसे शेप का होता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर में रोल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए ये है मेल का पेनिस, ठीक है। ये है मेल का पेनिस। अब मेल के पेनिस के ऊपर में क्या किया जाता है? उसको रोल करके, घुमा करके उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? जो कॉन्डम होगा, इसको ये क्या होगा? मेल का जो पेनिस है, ये क्या है? ये है पेनिस, जिसको बोलते हैं मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। उसके ऊपर में ये क्या है? कॉन्डम, ठीक है। अब क्या करेगा? अब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मेल में इजैकुलेशन होगा, यानी कि मेल अपने सीमेन को रिलीज करेगा। अब जैसे ही मेल अपने सीमेन को रिलीज करेगा, वो सीमेन कहाँ पे अटक जाएगा? वो अटक जाएगा इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इस कॉन्डम में, जिसके कारण क्या होगा कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। द कॉमन ब्रांड प्रोवाइडेड बाय फैमिली वेलफेयर सर्विस इज निरोध। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसने नीट ने पूछा है कि जो फैमिली वेलफेयर है ना, उनके अकॉर्डिंग जो सबसे कॉमन ब्रांड क्या है इस कॉन्डम का? सो वो क्या होता है? निरोध। क्या होता है? निरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पहला कॉन्डम। नाउ नेक्स्ट, कॉन्डम के बारे में ही। द डिवाइस ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग एड्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली सेक्स के दौरान, ट्रांसमिटेड मतलब फैलना, ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन या फिर बोल दो डिजीज, यानी कि वैसी बीमारी जो कि सेक्स के दौरान फैलती है, उनको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है
कि ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, इस पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको क्या है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। अब वो यदि फीमेल के साथ प्रेग्नेंट होगा, सॉरी मतलब यदि वो फीमेल के साथ क्या करेगा, क्वाइटस करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो जब मेल का पेनिस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, फिजिकली उनसे नहीं मिल पा रहा है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में कॉन्डम है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो कॉन्डम होगा ये क्या करेगा, ये उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर सेक्स के दौरान होने वाली डिजीज से, बीमारियों से दूसरे पर्सन को बचाता है, ठीक है, वही लाइन ये भी था। दूसरा है फेमिशील्ड। फेमिशील्ड किसको बोलते हैं, फीमेल कॉन्डम। वो कौन सा कॉन्डम था, वो था मेल कॉन्डम, जो कि मेल अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन पे लगाते हैं, अपने पेनिस के ऊपर में रोल करके उसको लगाते हैं। लेकिन वहीं जब बात करेंगे फेमशील्ड, तो फेमशील्ड क्या होता है, दिस इज द फीमेल कॉन्डम, ठीक है। द डिवाइस इज अ पॉलीयूरेथीन पाउच विथ अ रिंग ऑफ आइदर एंड, ठीक है, यानी कि ये पॉलीयूरेथीन का एक पाउच के जैसे होता है, जिसके दोनों एंड पे रिंग के जैसे शेप होता है, देख रहे हो, यहाँ पे भी शेप है, वहां पे भी शेप है। मेल वाले में क्या था, मेल वाले में कुछ इस तरीके का था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इधर रिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिंग है इसमें, ठीक है, तो इसके दोनों जो एंड है उन दोनों एंड में रिंग होता है। द इनर रिंग इज स्मॉलर, ये वाला साइड क्या है, ये है इनर वाला, ठीक है, और ये है आउटर वाला, तो बोल रहा है कि इनर वाला जो साइड है ये स्मॉलर होता है, ठीक है, एंड प्रेजेंट एट द क्लोज्ड इनर एंड, यानी कि और ये इसको अंदर से अंदर तक घुसाया जा सकता है। नेक्स्ट, दिस डिवाइस कवर्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एज वेल एज लाइंस द वेजाइना, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो वेजाइना होता है, ठीक है, जो फीमेल का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको भी कवर करता है, साथ ही साथ वेजाइना के ऊपर यानी कि वेजाइना को लाइन भी ये करता है, ठीक है। फेम शील्ड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो कॉन्डम या मेल का हो या फीमेल का हो, दोनों ही क्या करेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सामने वाले को बचाएगा। यानी कि फेम शील्ड भी क्या करता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यदि मान लो किसी फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यदि मान लीजिए किसी फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो किसी को नहीं फैलेगा, किसी मेल को, थ्रू फेम शील्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डायफ्राम। डायफ्राम, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरीके का होता है डायफ्राम, ठीक है, कुछ इसी तरीके का होता है डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर देख रहे हो, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल, जिसका रिंग जो है वो मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है, और उसके जो मार्जिन हो और वो क्या होता है, वेजाइना में फिट कर दिया जाता है, यानी कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वेजाइना वाला पार्ट है, उस वेजाइना के अंदर में इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बट जनरली जो गांव घर में वैसे ऑलमोस्ट हर जगह जो जनरली यूज किए होते हैं, आप सबको पता भी होगा, वो कॉन्डम का ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप भी क्या होता है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये रबर का बना हुआ होता है, निप्पल दिख रहा है ना, जैसे निप्पल होता है ना, जैसे ऐसे ही निप्पल होता है ना, वो जो छोटा बेबी होता है अपने मदर के निप्पल को शक करता है, उनसे दूध पीता है, ठीक है, सेम इसमें भी आगे निप्पल के जैसे बना हुआ है। तो सर्वाइकल कैप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और ये भी क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रासेप्टिव का रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट, वाउल्ट। वाउल्ट क्या होता है, ये हेमिस्फेयर, आधा स्फेरिकल होता है, दिख रहा है, आधा स्फेरिकल है ये, ठीक है, ये वाउल्ट आधा स्फेरिकल होता है, डोम लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ये रबर का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर में दिख रहा है विथ, जिसके ऊपर में एक मोटा सा कैप, सॉरी एक थिक कैप टाइप का होता है, और ये कहाँ पे फिट किया जाता है, याद रखिएगा, ये सर्विक्स के ऊपर में फिट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार नीट ने पूछा हुआ है कि ये सर्विक्स के ऊपर में फिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा
वो है हमारा केमिकल मेथड। तो आज हमने पढ़ा नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड, ठीक है। सो नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। जो आगे के जो मेथड्स हैं जैसे केमिकल मेथड हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया, IUDS हो गया यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप सबको एक चीज और भी पता है कि विजन से कुछ नहीं होता, एक बार रिवीजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, रिवीजन तो वैसे फिर से आप लोग को भी करना ही है, एक बार थोड़ा सा फटाफट से एक बार रिकैप मार देते हैं, ठीक है। जिससे कि यदि किसी को कहीं पे डाउट आया हो तो यहाँ से तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर में। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये भी आप लोग को ये बात पता है, ठीक। चलिए देखिए, अच्छा ये भी सुनना है क्या? चलो एक बार फिर से सुना देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा हंसो यार, आप भी हंसो, हम भी, मजा आएगा ना यार। टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग भी तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। याद है ना महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ एक शिष्य के जैसे अपने एक वो उसको एक भक्त, वो जो अर्जुन थे वो उनके बहुत अच्छे भक्त भी थे, ठीक है, बहुत अच्छे शिष्य भी थे, या फिर कह सकते हैं एक बहुत अच्छे मित्र भी थे, ठीक है। तो उन्होंने ही एक तो उन्हीं पे एक चीज छोटा सा बनाया गया, आप लोग सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। फिर से सुना रहा हूं, कृष्ण की पुकार है कि भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, अब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। यानी कि इसमें एक ही बात कही जाती है, हर चीज को भूल जाओ जो आपके सामने है, जो आपका कंपटीशन अभी आ रहा है, चाहे आपकी वो जिंदगी की लड़ाई हो या फिर आपके एग्जाम में लड़ाई हो, उस चीज को लड़ो और एकदम डट के लड़ो, पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर दोबारा कैसे दे, क्या पता होगा नहीं होगा। अरे भाई आप दो तो सही, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, पहले आप अपना एफर्ट दोगे तभी तो होगा। इसीलिए ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा, बस करते जाओ, लड़ते जाओ, लेकिन शिद्दत से, जो भी काम करो शिद्दत से करो, मेहनत के साथ करो, ठीक है। वही उसमें भी फिर से कह रहा था, ठीक है, क्या था लाइन, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है। उसके बाद बताए हुए थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ कि इस तरीके से रोकता है जिससे उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई गड़बड़ी भी ना आए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, किसी भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, नो साइड इफेक्ट, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि यदि वो चाहे तो बाद में कंसीव भी कर सकती है, यानी कि बाद में वो प्रेग्नेंट हो भी सकती है। नेक्स्ट 100% सेफ होता है, कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, ये नहीं कि इसका फेल्यूर रेट, किसी किसी का फेल्यूर रेट होता है, बट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेल्यूर रेट बहुत कम होता है, यानी कि ये बिल्कुल इफेक्टिव होती है प्रेगनेंसी के अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि इसका यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट लो कॉस्ट, बहुत इसका कीमत बहुत कम होता है और ये इजिली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, IUD है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इम्प्लांटेशन है, सर्जिकल मेथड्स है, ठीक है। तो उसके बाद नेचुरल मेथड वो मेथड होता है जिसमें किसी भी डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है, चाहे वो कोई डिवाइस हो, कोई मेडिसिन हो या फिर कोई भी सर्जिकल चीज हो, उन सब का यूज इसमें नहीं किया जाता है।
अब इस मेथड के यूज से क्या होता है कि उस पर्सन के बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जब इस मेथड में किसी भी डिवाइस का, किसी भी मेडिसिन का, किसी भी हार्मोन का यूज ही नहीं किया गया है, तो इसका साइड इफेक्ट क्यों होगा। इसमें 3 मेथड आते हैं। एक होता है सेफेस्ट पीरियड, जिसको बोलते हैं रिदम मेथड, जिसको बोलते हैं पीरियडिक एब्सटिनेंस। दूसरा है विड्रॉल मेथड, तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। सेफेस्ट पीरियड, रिदम मेथड या फिर पीरियडिक एब्सटिनेंस मैंने बताया हुआ था। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो ओवुलेशन जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में होता है। जो फर्टिलिटी पीरियड होती है वो ओवुलेशन के 24 घंटे बाद तक होती है, ठीक है। यानी और सेक्स को अवॉइड करना, यानी उस फर्टिलिटी पीरियड में वो नेचुरली प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन होता है। जब ओवुलेशन होता है तो फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। पीरियड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले और बाद का दोनों का ही समय क्या होता है, बिल्कुल सेफ होता है, प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं। जो उसमें क्या होता है, इट इज हाउएवर ऑलवेज बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम डे 10th टू 17th। यानी कि यदि हम इमेजिन करते हैं कि किसी फीमेल का 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक को उसको सेक्स अवॉइड करना चाहिए, और उससे पहले करे बाद करे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही सेफ मेथड होगा, उसमें फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद विड्रॉल मेथड, इसी को कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। साथ ही साथ इस मेथड में क्या करते हैं, जैसे इजैकुलेशन होने वाला होता है, पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर कर लेते हैं। इसका फेल्यूर रेट हाई होता है, क्यों, क्योंकि उस पर्सन को उस टाइम पे जो है ब्रेन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, और वो क्या करता है, सीमेन को फीमेल के बॉडी के अंदर में रिलीज कर देता है। सो इसका फेल्यूर रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नाउ नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया किसको बोलते हैं, ये जो पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के जस्ट बाद का जो पीरियड होता है, उस फेज में क्या होता है, एमेनोरिया, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस, उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ये इसी फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैक्टेशन, यानी कि फीमेल के स्तन से दूध भी निकलता है। नाउ नेक्स्ट, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जितना ज़्यादा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है उतना ही ज़्यादा प्रेगनेंसी का कम चांस रहता है आगे। जो मेथड होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम 6 महीने तक ही, क्योंकि फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही दूध देती है, तो ऑब्वियसली जब वो मिल्क का सेक्रेशन कर रही होगी उस टाइम उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो ओवम रिलीज नहीं होगा, जब वो ओवम रिलीज नहीं होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को इनहिबिट करता है, जैसे कि LH और FSH, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक्टेशन के दौरान नहीं हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड पे जब हम आए थे, ये क्या होता है, ये ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि किसी मैकेनिकल डिवाइसेस का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि प्रिवेंट करता है, किस चीज से प्रिवेंट करता है, स्पर्म के डिपोजिशन के। और स्पर्म का डिपोजिशन कहाँ पे नहीं होता है, वेजाइना के अंदर, क्योंकि इसके बाद मैंने बताया हुआ था, जो ये मेल है, मेल के ऊपर में जो ये कॉन्डम जो आ जाता है, तो इससे क्या होगा, वो जो जब इजैकुलेशन होगा तो मेल का स्पर्म इस कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा, जिसके कारण वो जो स्पर्म है वो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, या फिर कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब तक आगे जा ही नहीं पाएगा, वो यहीं तक रह जाएगा ना, ठीक है। सो ये था कॉन्डम के बारे में, बैरियर मेथड के बारे में, ठीक। इसको जो फीमेल या फिर मेल खुद से यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट एरिया में, अपने प्राइवेट पार्ट पे। कॉमन बैरियर मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉन्डम क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर में रोल कर देते हैं, घुमा देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कॉन्डम का सबसे कॉमन ब्रांड जो कि फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया गया है, दैट इज निरोध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया, जो मेल का पेनिस होता है, मेल के पेनिस के ऊपर में इस कॉन्डम को रोल कर देते हैं,
जिसके कारण वो जो स्पर्म है वो इसी में रह जाता है, आगे नहीं जा पाता है, जिसके कारण आगे नहीं जा पाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जा पाएगा। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जा पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, सिंपल सी बात। नाउ नेक्स्ट, और वो जो मेल कॉन्डम है वो एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी पर्सन को बचाता है। दूसरा था फेमिशील्ड फीमेल कॉन्डम, ठीक है। ये पॉलीयूरेथीन पाउच होता है, ठीक है, जिसके दोनों साइड में, दोनों एंड में रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है। अंदर वाला बहुत छोटा रिंग होता है, बाहर वाला बड़ा रिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डिवाइस है ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर कह सकते हैं कि वेजाइना को पूरे को कवर कर लेता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, फेमशील्ड जो होता है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से मेल को बचाता है। यदि किसी फीमेल को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है या फिर एड्स है, एड्स उसी के अंदर आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर। यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो वो मेल तक ना जा पाए तो वो उसमें भी फेमशील्ड प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिख रहा है इस टाइप का, जिसको वेजाइना के अंदर में फिट कर दिया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा नीट में, ठीक है। जो डायफ्राम है इसको वेजाइना के अंदर में फिट कर दिया जाता है, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैप, निप्पल के जैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है, रबर का बना हुआ होता है, जिसको सर्विक्स के ऊपर फिट किया जाता है, ओवर द सर्विक्स, ठीक है। ये है सर्वाइकल कैप। नेक्स्ट, जो वाउल्ट होता है ये हेमिस्फेयर, आधा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप, ठीक है, जो कि रबर या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर में थिक रिम होता है। इसको भी फिटिंग ओवर, इसको भी क्या किया जाता है कि सर्विक्स के ऊपर फिट कर दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट था वो हमारा है केमिकल मेथड, जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसीलिए आगे लिखा हुआ है टू बी कॉन्टिन्यूड, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी बोला है, एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है, उस तरीके से आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसका सेक्स एजुकेशन वाले का, या फिर बोल सकते हैं आप इसको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो बर्थ कंट्रोलिंग मेथड, तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है बर्थ कंट्रोलिंग मेथड 1, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे आगे, बर्थ कंट्रोलिंग मेथड 2, ठीक है। देखते हैं यदि उसमें हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज जो बर्थ कंट्रोलिंग मेथड थर्ड लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में, पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जो सुने होंगे कि बच्चे को गिरा दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसी में फिर आगे कुछ पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद हम एसटीडीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, याद रखिएगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जब भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑप्शन में आए तो याद रखिएगा वो फैलेगा किससे? सबसे मेन चीज क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिशन से वो फैलता है, यानी कि जब मेल और फीमेल के दौरान सेक्स हो रहा होता है उस टाइम में वो बीमारी फैलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी है, रात के 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे टाइम, कहीं पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे टाइम 12 हो रहा है, 12:04 हो रहा है। बहुत मेहनत लगती है, सो आप लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए, लाइक कमेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है, चलिए बाय बाय।